अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होती है? गवर्नमेंट डेफिसिट जो होती है वो क्या है, सरकार जो बजट बनाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, है ना, तो वो गवर्नमेंट डेफिसिट मानी जाती है। तो बजटरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपकी ज्यादा है और टोटल एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो कम है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तीन तरह की बातें होती हैं डेफिसिट में। एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होती है वो क्या होता है? आपकी सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो आप बात करोगे रेवेन्यू, आपके जो रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आएगा वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम होंगे। तो आप पहले लिखोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट का, डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखो, तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना, तो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या होता है ना, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है, क्या डिस्क्राइब करता है? तो रेवेन्यू जो डेफिसिट है, यहाँ देखो डेफिनेशन, इसकी जो डिफरेंसेस है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसके नीचे देखो, रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट, यानी बताता है कि, सिग्निफाई करना मतलब क्लियर करता है, यानी बताता है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ना, गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट, यानी गवर्नमेंट की जो खुद की रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो कम है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है और जो रेवेन्यू है वो इनसफिशिएंट है उस एक्सपेंडिचर को पूरी करने के लिए। ठीक है, तभी डेफिसिट हो रही है। ठीक है, तो जो इसकी एक्सपेंडिचर होती है गवर्नमेंट की वो ज्यादा हो रही है, जो भी डिफरेंट तरह के प्रोविजंस हैं, जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्चे करने हैं वो ज्यादा है हमारे पास, और हमारे पास रेवेन्यू रिसीप्ट कम आई है, तो वो आपका दिखाता है ये। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट होती है तो उसका असर क्या पड़ता है? इम्प्लीकेशन मतलब उसका इम्पैक्ट, है ना, उसका असर क्या होगा? तो रेवेन्यू डेफिसिट जब होती है तो ये इंडिकेट क्या करता है? तो आप पहला पॉइंट देखो, इसमें कह रहा है कि इट इंडिकेट्स द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर। यानी ये कह रहा है कि इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एबल नहीं होता है, उसमें एबिलिटी नहीं हो पाती इतनी कि वो रेगुलर खर्चों को मैनेज कर सके, है ना, इन द प्रपोज्ड बजट। जो प्रपोज बजट मतलब जो उन्होंने बजट तैयार कर रखा होता है उसको प्रपोज बजट बोलते हैं। तो उस प्रपोज बजट में उसके पास ये दिखाता है कि वो जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उसको पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू हमारी कम होती है। जब आप रेवेन्यू डेफिसिट में आते हो तो क्या होता है, आपको खर्चे ज्यादा होते हैं और आपके रिसीप्ट्स कम होते हैं। दूसरा क्या है कि ये दिखाता ये है कि गवर्नमेंट डिस सेविंग मोड में चल रही है। डिस सेविंग मतलब जहां पे आपके सेविंग नहीं होते, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो आप नेगेटिव चलते हो। डिस सेविंग एक नेगेटिव टर्म है। जैसे आपने 10,000 रुपए मान लो आपके पास है, ठीक है, और आपके खर्चे इस बार 16,000 रुपए के हैं, तो 6,000 आप डिस सेविंग में चल रहे हो। ठीक है, वही अगर 16,000 का आपके पास 16,000 रुपए होते, है ना, 16,000 होते आपके पास, आप 10,000 खर्च कर रहे हो तो 6,000 रुपीज आपकी सेविंग होती है। ठीक है, अगर उल्टा हो रहा है तो रूटी सेविंग है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये होता है, तो दैट इज, है ना, आई डॉट ई डॉट लिखा ना, तो इट्स इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। दैट इज यानी आई डॉट ई डॉट मतलब दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी सेविंग को उन्होंने अपने अदर सेक्टर में यूज कर लिया है ना, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए।
है ना, यानी अपने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए अपने सारे सेविंग को यूज अप कर लिया है, अब उनके पास सेविंग बची नहीं है, तो वो डिसेविंग हो गया। तीसरी बात क्या है, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीव्ड। तो ये क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीव्ड, यानी इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट में से पैसे खर्चने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें से पैसे आपको यूज करने पड़ेंगे इसके लिए। तो आप कैसे करोगे, थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको आपकी रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपको फर्दर लोन लेना पड़ेगा बाहर के बैंकों से या आरबीआई से सरकार लोन लेती है ना, और या फिर डिस इन्वेस्टमेंट करती है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपके पास कोई एसेट है, एसेट को आप किसी को बेच देते हो, तो वो आपका हो गया डिस इन्वेस्टमेंट हो गया। तो सरकार के जितने भी कंट्रोल में जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, सरकार उनको बेचती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, ठीक है, तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो अब यहां बात करते हैं क्या है, तो इसमें हो गया, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग और रिड्यूस द एसेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उससे क्या होता है, उसका असर ये होता है कि आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपके एसेट्स घटेंगे, ठीक है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो, कि उसको पूरा करने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो अब क्या है, यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्ड फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आप कैपिटल रिसीव्ड को यूज कर रहे हो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसान की बात होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि कैपिटल रिसीव जो है वो तो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होती है ना, बट आपकी रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप कैपिटल रिसीव यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई इसलिए बढ़ेगी कि सरकार को इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, जिससे सरकार ने जितने सारे काम किए, ब्रिजेस फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए, उनके काम को आपको कम करना पड़ेगा, उनकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, सब्सिडीज देनी बंद करनी पड़ेगी, ये सरकार करती है। हालांकि क्या होता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन काम होते हैं वो रुकते नहीं है, बट सरकार दूसरे तरीके से फीस बढ़ा देगी, अपने जो भी नॉन टैक्सेबल इनकम होते हैं उनकी फीस बढ़ा देगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं या जितनी भी चीजों पे टैक्सेस होती है, टैक्सेस बढ़ा देंगे, है ना, इस तरीके से सरकार कर सकती है। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। आरबीआई को बोलती है कि आप इंटरेस्ट ज्यादा लो, ठीक है, आप रेपो रेट बढ़ा दो, आप बैंक रेट बढ़ा दो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लैंडिंग जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर, है ना, यानी रेवेन्यू डेफिसिट के कारण इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी हो जाती है, यानी महंगाई की समस्या खड़ी हो जाती है ना। तो अगर आप ज्यादा बोरिंग करोगे तो क्या होगा, तो इट इज हायर बोरिंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन द टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, आप जितना लोन लोगे उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, उतनी आपकी ईएमआई बढ़ेगी, ठीक है, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है ज्यादा, है ना। A high revenue deficit gives a warning signal, अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट है, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है तो ये सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट या तो एक कर्टेल के अंदर है, आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, यानी इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सेसिव रेवेन्यू डेफिसिट हो रही है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो आप एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते और रेवेन्यू बढ़ाने का उपाय करो। रेवेन्यू सरकार बढ़ाने का उपाय क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी, जितने सारे जो आइटम्स होते हैं, जो बिल्कुल नेसेसरी के आइटम्स होते हैं, उन पे टैक्स तो नहीं बढ़ाती, लेकिन हाँ जो भी उनको लगता है कि हाँ ये चीज इतना टैक्स बर्डन लोग सह लेंगे तो उतने टैक्सेस वो बढ़ा देती है, ठीक है, इस तरीके से वो मैनेज करने का काम करती है, ठीक है, अगर डेफिसिट होती है तो। अब बात करते देखो, देखो ये क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फार
साइटेड अप्रोच, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फार साइटेड अप्रोच रेवेन्यू रिसीप्ट्स शुड ऑलवेज बी मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू फार साइटेड अप्रोच का मतलब ये हुआ कि एक आपको सलाह दे रहा है। फार साइटेड अप्रोच मतलब एक आपका एक अलग एक अप्रोच होना चाहिए जहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। नहीं होता है कि आइडियल जो थिंकिंग होती है वो होती है फार साइटेड अप्रोच, है ना? एक आइडियल एक आदर्श आप बात सोचते हो कि भाई कम से कम ये चीज तो होना चाहिए, आपको मेंटेन करना, दिमाग में रखना है कि आपकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम होनी चाहिए और रेवेन्यू रिसीप्ट्स आपकी ज्यादा होनी चाहिए। आप कल के दिन बड़े हो जाओगे, आप जॉब करोगे, ठीक है? तो आपकी जो इनकम है वो ज्यादा होनी चाहिए और आपके खर्चे कम होने चाहिए। हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपके खर्चे कम हो और आपके इनकम ज्यादा हो, ठीक है? आप मान लो कि आप 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 लाख रुपए पूरे आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा साइन नहीं है। आपके खर्चे कम होने चाहिए। आपको दिखावा नहीं करना है कि सबको दिखाने के लिए हमने ये सामान ले लिया, वो सामान ले लिया, ठीक है? अब बाद में हम मुश्किल से उसको दे रहे हैं, किसी तरह से चला रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से हम काम करेंगे और पैसे बढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम चीज़ों को बढ़ाएँगे, है ना? ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक आइडियल थिंकिंग बता रहे हैं यहाँ पे। देखो अब क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो हमको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, सरकार को एक्सपेंडिचर कम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक सीरियस स्टेप लेना पड़ता है टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को सरकार को रोकना पड़ता है। दूसरी बात है इंक्रीज रेवेन्यू। तो सरकार को रेवेन्यू इंक्रीज करने के तरीके ढूंढने होते हैं और उसमें क्या होता है, जो भी हमारे टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं उनको इंक्रीज करने का सरकार काम करती है। यानी टैक्सेस बढ़ा देगी और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो फीस वगैरह होती है वो सब सारी चीजें बढ़ा देगी। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का फीस होता है, टैक्स होता है, मान लो जितने भी ऑफिशियल या सरकारी जो आप डिपार्टमेंट जाते हो वहाँ जो फीस पेमेंट करनी होती है ना? जैसे आप डीएल बनवा रहे हो तो उसकी फीस जो है वो बढ़ा देंगे, है ना? इस तरीके से होता है। ये हो गई रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखो अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, है ना? टोटल एक्सपेंडिचर जो आपकी होती है वो आपको देखना है। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीप्ट्स। यानी आपका जितने सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कैपिटल रिसीप्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका सम कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होएगा। माइनस करेंगे टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी आपको बोरोइंग इसमें डालना नहीं है। ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, उसका असर क्या होता है। तो उससे नुकसान क्या होता है? वो नुकसान सरकार को ये होता है कि सरकार डेट ट्रैप में फंस जाती है ना? डेट ट्रैप, ये DEBT डेट, है ना? आप बोलते हो डेप्ट, बट डेप्ट नहीं बोलते, बोलते हैं डेट। ऐसे डेटर होता है ना, बहुत बच्चे डेप्टर बोलते हैं, बट डेप्टर नहीं होता है, डेटर होता है, ठीक है? तो डेट ट्रैप में फंस जाती है सरकार। उसमें होता है क्या कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत नुकसान करता है। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? कि इतनी कितनी हमें बोरो करनी पड़ जाएगी। फिस्कल डेफिसिट को चुकाने के लिए आपको बोरो करना ही पड़ता है, ठीक है? तो बोरिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको पेमेंट इंटरेस्ट भी करनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट का भी सामना करना पड़ जाता है। इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है जहां फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जा रही है और रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ती जा रही है, wherein government takes more loan to repay the earlier loans. As a result, country is caught in a debt trap. तो होता क्या है कि जब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है तो उसको बोलते हैं डेट ट्रैप।
तो इसमें सरकार फंस जाती है। अब इसका नुकसान और क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि बोरो करना पड़ता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से भी लेना पड़ता है कई बार। तो आरबीआई से लेती है फिस्कल डेफिसिट को चुकाने के लिए, है ना, पूरा करने के लिए। तो आरबीआई को क्या करना होता है इसके लिए, तो आरबीआई लोन देती है और उसके लिए क्या करती है सरकार, आरबीआई आरबीआई प्रिंट करती है न्यू करेंसीज प्रिंट करेगी उस डेफिसिट जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। अगर आरबीआई न्यू करेंसी इश्यू करेगी तो उसका नुकसान ये है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने के कारण जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है ना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, तो मार्केट में एक्सेसिव डिमांड बढ़ जाती है। तो एक्सेसिव डिमांड बढ़ने पे और सप्लाई कम होने के कारण प्राइसेस हर चीज के बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नुकसान ही है। फिर फॉरेन डिपेंडेंसी हो जाती है, हम फॉरेन पे डिपेंड होने लगते हैं। ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट आल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच रेज इट्स डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज। तो फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो हो जाती है। हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, तो बोरिंग जो है कहीं से भी हमारे लिए फायदेमंद होता नहीं है। अगर हम बहुत हायर आपने बोरिंग कर ली है, ठीक है, और आपको चुका नहीं पा रहे हो, तो वो आपके लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो सरकार अगर मान लो बोरो कर रही है तो सरकार को फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, और फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए उनको दिक्कत होती है। तो इसका एडवर्सली इफेक्ट होता है हमारे फ्यूचर ग्रोथ पे एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसका देखो फिस्कल डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसकी मीनिंग के बेस पे आपने समझ लिया था कि ये क्या दिखाता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग को छोड़ के। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट शोज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड्स। तो ये दिखाता क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीव्ड्स कम है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, इट मेजर्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये दिखाता है कि हमारी टोटल बोरिंग कितनी है। ठीक है, तो बोरिंग कितनी हमें करनी पड़ेगी। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है, ये शो करता है कि हमने जो है जो भी रेगुलर और रिक्यूरिंग जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको पूरा करने में सरकार समर्थ नहीं है, यानी इनकेपेबल है, इनेबल है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, तो सरकार को बोरिंग करनी पड़ती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो बोरिंग क्या है, सरकार जब लोन लेती है इंटरनल सोर्स के थ्रू और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बोरिंग। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स के थ्रू लेती है पब्लिक से लेती है और कॉमर्शियल बैंकों से लेती है। पब्लिक से कैसे लेती है, एक कॉमर्शियल पेपर इश्यू करती है पब्लिक में, और भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं वो इश्यू करती है ना। एनपीएस होता है, कमर्शियल पेपर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको इश्यू करती है बोरिंग के लिए। ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स जो है उनसे लोन लेती है। या एक्सटर्नल सोर्स को कौन से हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट है उनसे बैंक लोन ले रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनसे ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोन लेते हैं। अब बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना। तो दूसरा एक तरीका क्या है फिनेंसिंग, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का, उसको मतलब फिस्कल डेफिसिट को की कमी को दूर करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तो सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे करती है, सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से बोरो करती है। तो आरबीआई क्या करती है कि उस फिस्कल डेफिसिट को मतलब मैनेज करने के लिए आरबीआई न्यू करेंसी इशू करती है। लेकिन जब न्यू करेंसी इश्यू करेगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ना। मैंने आपको जस्ट पिछले बताया था ना, पिछली बार में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी आरबीआई से जब सरकार लोन लेती है और आरबीआई नई करेंसी इश्यू करती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment of the previous year। तो फिस्कल डेफिसिट जो करंट ईयर का है और इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारा प्रीवियस ईयर का है, वो हमारा होता है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वो हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट।
अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या होता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि एक्सपेंसेस जो है सरकार को पेमेंट करनी होती है। इम्प्लीकेशन ये होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा सरकार को और कितना खर्चा पे करना है, वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग मेड इन पास्ट। यानी इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होता है और प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं होती है। प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट की बात होती है। इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया, उसके बाद जो बचा वही हमारा प्राइमरी डेफिसिट माना जाएगा। फिस्कल डेफिसिट में से क्या करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट है ना, a low or zero primary deficit indicates that interest commitment have forced the government to borrow। ठीक है, यानी अगर प्राइमरी डेफिसिट हमारा जीरो है या लो है तो ये दिखा रहा है कि हमने जो है वो जो बोरो जो है उसको हमने उसका इंटरेस्ट जो है कमिटमेंट हमारी जो है वो फोर्स की है, मतलब वो हमने उसको पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, तो a low or zero primary deficit indicates that interest commitment have forced the government to borrow। तो इंटरेस्ट कमिटमेंट जो है हमारी जो इतनी हो रही है कि हमें और लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, यानी आपको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट ये होती है कि आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने के अलावा कितना आपका और डेफिसिट पड़ा हुआ है, तो उस डेफिसिट को आपको चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये प्राइमरी डेफिसिट होती है। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट ही एक रूट कॉज होता है फिस्कल डेफिसिट का। कह रहा है इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है, तो इंडिया में क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर। तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है क्योंकि लोन ज्यादा लेना पड़ा हमें। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग हैव ग्रेटली इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट। तो हाईली इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है ना, वो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाती है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। देखो, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment of the previous borrowing। तो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट जो है करंट ईयर की और इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने प्रीवियस बोरिंग करी थी उसका जो इंटरेस्ट है उसको हम हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इसका असर क्या होता है कि ये दिखाता ये है, सोच यही करता है, इंडिकेट्स ये करता है कि कितना हमने बोरिंग जो करी है, गवर्नमेंट कितनी बोरिंग करी है अपनी एक्सपेंसेस को पूरी करने के लिए, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट के अलावा कितना खर्चा हमने और करा है, कितना हमने बोरिंग और करा है। तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का जो डिफरेंस वो ये दिखाता है कि हमने कितने अमाउंट जो है वो पे किए हैं, शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग मेड इन पास्ट, कितना हमने अमाउंट पिछली बार में पेमेंट करी है। दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी डेफिसिट हमारी कम है, लो है या जीरो है, वो दिखाता ही है कि हमारी इंटरेस्ट कमिटमेंट जो है वो हमें फोर्स कर रही है गवर्नमेंट को टू बोरो, यानी बोरो और करने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट को बोलते हैं इट इज अ रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो हमारी जो होती है वो इंक्रीज तो हो ही रही है ना, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं बाहर से, इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अगर लोन लेते हैं तो हमारी वो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जाती है। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट अगर होती है पास्ट बोरोइंग की तो उससे फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाती है ना। तो रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रिपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। सरकार को जल्दी से जल्दी लोन को पूरा करना पड़ता है, पूरा पेमेंट जल्दी जल्दी करना चाहिए। जितनी जल्दी वो सरकार का कर्जा खत्म होगा उतनी जल्दी सरकार फिस्कल डेफिसिट से उबर पाएगी। ठीक है, ये होता है।
तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये हमें दिखाता है टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो जो डेफिनेशन है वही चीज यहाँ पे दी हुई है। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? ये टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के अलावा आपको कितना और लोन लेना पड़ सकता है, उसको ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? ये दिखाता है कि टोटल बोरिंग हमारी कितनी है ना। टोटल इट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? कि टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और प्राइवेट डेफिसिट क्या है? कि टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों आपकी बातें होंगी, दो डिफरेंसेस हो गए। इसके फॉर्मूले आपको तो आपने पढ़ी दिए है, बस फॉर्मूले इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया रहेगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट आपकी दे रखी है, कैपिटल रिसीप्ट दे रखी है, टोटल रिसीप्ट दे रखी है और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखी है। उसके बेस से आपको ये सब फॉर्मूला निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया। यहाँ देखो रेवेन्यू रिसीप्ट दे रखी है 19,77,693, यानी 19,77,693, है ना। तो उसमें कैपिटल रिसीप्ट अब आपकी कितनी दी हुई है? तो रिकवरी ऑफ लोन हमारे पास 12,508 का है, अदर रिसीप्ट आपकी 90,000 की है, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज आपकी 7,03,999 की है, ठीक है। इनको सबको प्लस कर लिया तो आपका आ गया 8,06,507। तो टोटल रिसीप्ट आपकी हो गई, ऊपर में रेवेन्यू रिसीप्ट थी और कैपिटल रिसीप्ट भी आपकी आ गई, तो मिला के हो गया आपके 27,084,200, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर क्या है कि अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ है 24,47,907, है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। यानी इंटरेस्ट पेमेंट कितने का है? 6,65,061 करोड़ की है, वो इसमें इंक्लूडेड है रेवेन्यू अकाउंट में। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर की जरूरत कहां पड़ेगी? जब फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे तो, है ना। और हमारे पास ये रेवेन्यू में कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 24,47,907। और कैपिटल में कितना हुआ एक्सपेंडिचर हमारा? 3,36,293। तो इन दोनों को सम कर देंगे तो 27,84,200 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इतना ही है और टोटल हमारा रिसीट भी इतना ही है ना। तो अब देखो हम बात करते हैं, अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट पूछेगा बनाने के लिए, तो हम बना लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी कितनी आ गई? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे देखो 24,47,907 है, तो यहाँ पे इसने लिख दिया, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है? सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट देखो 19,77,693, तो इसका डिफरेंस आ गया इतना, ठीक है, 4,70,214। फिस्कल डेफिसिट देखो टोटल एक्सपेंडिचर हमारी जितनी है ना, टोटल एक्सपेंडिचर हमारी कितनी आ जाएगी? ये वाली 27,84,200। इसमें से हम आपको क्या करेंगे कि टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग को हम हटा देंगे। तो टोटल रिसीप्ट हमारी कितनी है? यहाँ पे देखो रिसीप्ट हमारी होगी ना, रेवेन्यू रिसीप्ट और ये कैपिटल रिसीप्ट, दोनों को हम घटा देंगे तो जो निकलेगा हमारा इतना। तो आपको करना क्या है कि रेवेन्यू रिसीप्ट अब आपकी है इतनी और कैपिटल रिसीप्ट इतनी, उसमें से खाली आपको 7,03,999 घटाने हैं जो रेवेन्यू जो बोरिंग आपकी है, तो बोरिंग को घटा के लिखना है ना। तो इसने वही किया यहाँ पे देखो 19,77,693 यानी 19,77,693 प्लस 12,508 प्लस 90,000 कर दिया है, तो आपका इतना आ गया। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 27,84,200 तो आपका टोटल आपका एक्सपेंडिचर है ही यहाँ नीचे। हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये तो है ही, है ना, ये आपके पास है ही। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इसमें ये वाला आपको इसमें से आपको दिस माइनस दिस करना है, ठीक है। मतलब आपको 27,84,200 में से फिर माइनस करना है, फिर से माइनस करना है सेम चीज को, क्योंकि ये टोटल रिसीप्ट है। सेम चीज ये हो जाएगा 27,84,200 माइनस सिर्फ 7,03,999 करना है, तो भी आपका सेम अमाउंट आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका 7,03,999 करोड़ का ही आपका फिस्कल डेफिसिट होगा। तो देखो कितना आसान है, आपको
बस क्या इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो खाली बोरोइंग ही तो मेन आ गया, तो बोर जो है यही तो हमारा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस सिर्फ बोरोइंग ही है, तो 7,03,999 का आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट घटा दोगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो आपका जो जो डिफरेंस आएगा वो आपका बोरोइंग ही आएगा, है ना। तो ये 7,03,999 ही नीचे आ गया, समझ रहे हो ना, बस इसको आपको ध्यान रखना है। फिर प्राइमरी डेफिसिट देख लो, तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे, तो आपका 7,03,999 का फिजिकल डेफिसिट है, उसमें से आपने इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया तो आपका आ गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका 6,65,061 हो गया, तो आपका इतना हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपकी यहाँ पे दे रखी है ना, ये वाली, बस इसको यहाँ पे घटा दो फिजिकल डेफिसिट में से। फिजिकल डेफिसिट अभी भी आई थी आपकी, तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ गया। बस ऐसे करना है। इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये जो फॉर्मूले सारे आप फॉर्मूले लर्न कर लो, और ये सारे क्वेश्चंस सारे आप बना ला लो। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट में बोलो और मैं इसको आपको समझाऊंगा। किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज को मैंने समझाया है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको फिर समझा दूंगा दोबारा, या फिर जैसे भी होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है।